Hello everyone, welcome to all in this class of UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथ ही CAPF की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, उसको लेकर सीरियस हो गए होंगे। साथ ही जो है UPSC CAPF का आपने सिलेबस देख लिया होगा। तो आज इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर को डिस्कस करने वाले हैं और वो है पॉलिटी का सिलेबस CAPF के लिए। और हम यहाँ पर जो है पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस करते हुए बिल्कुल इसकी जो क्लासेस होंगी वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली ये क्लासेस होने वाली है। तो इसके पहले जो है मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है और मैं पिछले 5-6 वर्षों से UPSC के लिए ही पढ़ा रहा हूँ और UPSC के लिए मैंने IAS के लिए जो है क्लासेस लिए हैं, IAS के बच्चों को पढ़ाया है। साथ ही CAPF, CDS और NDA, इसके साथ ही मैंने कुछ स्टेट एग्जाम्स जो PCS एग्जाम होते हैं उसके लिए भी जो है क्लासेस ली हैं। पर CAPF की बात करें तो CAPF के सिलेबस में जैसे फर्स्ट पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं 125 क्वेश्चंस में से भी 15 to 20 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं। तो पॉलिटी का ही सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सेकंड पेपर के लिए भी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य व्यवस्था, संविधान और साथ ही जो है अलग अलग जो लॉ हैं, अलग अलग कानून है, अगर उनकी जानकारी आपको अच्छी होगी तो निबंध लिखने में हेल्प मिलेगा, ऐसे में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज पॉलिटी का सिलेबस क्या है CAPF के लिए। और यहाँ बेसिक जो है हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। जैसे जो है सबसे सिंपल जो है जो वर्ड होते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज स्टेट, जैसी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। पर साथ ही देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान बनने से पहले या भारत के स्वतंत्र होने से, इंडिपेंडेंट होने के पहले क्या जो है ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भारत के संविधान को बनाने में जिन्होंने हेल्प किया है, इस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आई हैं और साथ ही जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर को डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या कमेटीज कौन कौन सी रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इम्प्लीमेंट कब हुआ है, लागू कब हुआ है। साथ ही जो है इसकी विशेषताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो है विशेषताएं क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी जो है CAPF में क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम देखें UPSC CAPF में तो एक टेंडेंसी रही है कि किसी एक पार्ट से ही एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेना। जैसे कि जो है अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन किसी साल में पूछा गया तो कई क्वेश्चन कर लिए गए, या जो है प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किया गया तो 2-3 क्वेश्चन उसी पार्ट से आ गए, या फंडामेंटल राइट से, या फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो किसी भी पार्ट से वो जो है एक से अधिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन जो है कई बार फैक्चुअल होते हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअल होते हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में अगर आप क्वेश्चन देखें CAPF में तो एक और चीज़ दिखती है कि IAS की तरह इसमें भी स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि सालिएंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के और उसका जो है इंट्रोडक्शन क्या है, साथ ही जो है प्रियम्बल क्या है, साथ ही आलोचना क्या की गई है, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आलोचना क्यों करते हैं, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं इसे। देन जो है प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है या प्रस्तावना क्या है, या जिसे जो है संविधान में ऑब्जेक्टिव के नाम से रखा गया है वो क्या है। और प्रियम्बल में भी जो है अगर हम जाते हैं तो कंटेंट क्या है, कौन से वर्ड है इंपॉर्टेंट, जो है वर्ड या शब्द कौन से हैं, साथ ही इंपॉर्टेंस क्या है प्रियम्बल की, या एलिमेंट कौन से हैं, इम्प्लीमेंट कब हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी, और ध्यान रखना है कि हम टोटल पार्ट को जो भी जो है सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, देन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, सभी को जो है हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर क्लासेस में हम करंट को कोरिलेट करते हुए चलेंगे,
करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के चलेंगे, जो भी जो है नई चीजें जुड़ती गई हैं, साथ ही संविधान संशोधन अमेंडमेंट कितने हुए हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। देन जो है सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता है क्या, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे हम एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप को, और हमारी सिटीजनशिप जो है कैसे खत्म की जा सकती है, हटाई जा सकती है। देन जो है भारत में नागरिकता की, सिटीजनशिप की जो है विशेषताएं क्या हैं, ये सभी जो है नागरिकता में आती है। साथ ही नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए कौन कौन से कानून है, जब क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लास्ट में CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत अधिक जो है विरोध प्रदर्शन हुए थे 2019 में जब ये लागू हुआ था। ठीक है, साथ ही आजकल जो है पिछले कई वर्षों से आप देखें तो NRC की चर्चा जो है होती रहती है, जो कि सिटीजनशिप का ही पार्ट है। और आजकल आप फिर से देखेंगे बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसके कारण ये फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो वो सब हम चर्चा करेंगे बिल्कुल क्लास में। देन फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, देन नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। साथ ही जो है स्टेट की डेफिनीशन फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है, क्योंकि आर्टिकल 12 में अलग से बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की डेफिनीशन क्या होगी। देन जो है सब जितने भी राइट्स हमें दिए गए हैं, टोटल राइट्स कितने दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, टोटल राइट्स हमें जो है 6 टाइप ऑफ राइट्स दिए गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल हर एक आर्टिकल के साथ ही। और साथ ही जो है लास्ट में रिट्स को देखेंगे। देन जो है करंट स्टेटस क्या है, अलग अलग जो है राइट्स का, स्पेशली जो है जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन किए गए हैं। साथ ही जो है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल जो है अलग से हम मार्क करते जाएंगे। ओके, देन आता है DPSP। ठीक है, DPSP में सबसे पहले फीचर्स क्या हैं, देन जो है DPSP को भी कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लाइक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ DPSP, गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीवादी से जो है जो तत्व हैं DPSP के, और इसके अलावा लिबरल प्रिंसिपल हैं या उदारवादी जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों के, उन सभी को हम पढ़ेंगे। साथ ही डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल राइट्स एंड DPSP, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, इस पर भी क्वेश्चन किया जाता है, तो इस रूप में ही जो है बिल्कुल देखेंगे। और इसके अलावा जो है पार्ट 4 से बाहर कौन से जो है DPSP दिए गए हैं। देन जो है आगे हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, कब शामिल किया गया है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे शामिल किया गया है, किसे, मौलिक कर्तव्य को, तो ये मौलिक कर्तव्यों का भाग है। देन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संशोधन, और संशोधन भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर बताया गया है हमारे संविधान में, भाग 20 में बताया गया है कि जो है संशोधन कैसे होगा, और किसमें है, आर्टिकल जो है आर्टिकल 368 में इसे मेंशन किया गया। और 368 में 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 2 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। पर इसके अलावा एक और है जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, साधारण बहुमत से संशोधन होता है, और ये संविधान में बताया भी नहीं गया, इसकी जो है इसका प्रोसेस नहीं बताया गया है, या संविधान संशोधन में शामिल नहीं करते हैं, मतलब ये संशोधन हो जाते हैं, अमेंडमेंट हो जाता है संविधान में, पर इसे संविधान संशोधन कहते नहीं हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार। ओके, साथ ही इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचे का या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत क्या है, कब ये आया, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल किया गया है, ये भी जो है आपके सिलेबस का भाग है। ओके, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है, उसके जो है फीचर्स क्या हैं, ये सारा हम देखेंगे। साथ ही फेडरल सिस्टम भी, आपके फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था भी सिलेबस का हिस्सा है। और संघीय व्यवस्था में क्या आता है, फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर या एकात्मक जो विशेषताएं हैं संविधान की, साथ ही क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम या
आलोचनात्मक मूल्यांकन संघीय व्यवस्था का, ये सभी संघीय व्यवस्था के टॉपिक में आपके है, आपके जो है जो आपका सिलेबस है सीएपीएफ का उसका पार्ट है, और हम इसे बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअली देखेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो। ओके, देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी जो संबंध हैं, साथ ही प्रशासनिक संबंध हैं या और वित्तीय संबंध हैं, जिसे हम अलग अलग देखेंगे। साथ ही जो है इंटर स्टेट रिलेशंस, अंतरराज्यीय संबंध क्या है, अंतरराज्यीय संबंध में जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट या अंतरराज्यीय जल विवाद है। देन इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतरराज्यीय जो है अंतरराज्यीय परिषदें हैं, इन सभी को जो है यहाँ देखेंगे। और इसके संबंध में जुडिशियल प्रोसीजर्स क्या है या अलग अलग जो विधि बनाई गई है, लॉ बनाए गए हैं, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ओके, और यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो कि आर्टिकल 262 में है, और इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में है। ये दोनों ही बिल्कुल जो है ये इंपॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन किए गए हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, देन जो है इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, आपातकालीन जो है आपातकालीन यहाँ पर प्रावधान क्या है, आपातकाल कितने प्रकार का हमारे संविधान में दिया गया है, जैसा कि पार्ट 18 में भाग 18 में दिया गया है। 3 प्रकार के जो है आपातकाल है, जो कि अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में 360 में मेंशन किया गया है। ओके, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे कि आपातकाल है क्या, कौन सी सिचुएशन परिस्थितियां हैं, जैसे आपातकाल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इमरजेंसी पर जो है संसद जो है कि सहमति की क्या स्थिति है, इमरजेंसी लगाता कौन है, हटा कौन सकता है, सब कुछ जो है जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर बिल्कुल जो है कवर करेंगे। देन है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और ध्यान रखना है प्रेसिडेंट से क्वेश्चन जो है सीएपीएफ में काफी आते रहे हैं। ओके, प्रेसिडेंट से काफी प्रश्न आते रहे हैं, राष्ट्रपति से काफी प्रश्न हैं, और इसमें जो है राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, देन क्वालिफिकेशन, ओथ एंड टर्म ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। ओके, आल्सो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वीटो पावर है, एंड ऑर्डिनेंसेस है, पावर टू ग्रांट पार्डन है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो है संवैधानिक स्थिति क्या है, ये भी जो है यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में टोटल ही प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बनते हैं काफी, जैसे फंडामेंटल राइट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से काफी क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी से क्वेश्चन बनते हैं, देन प्रेसिडेंट से भी काफी क्वेश्चन है, एंड वाइस प्रेसिडेंट भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है यहाँ से इसका इलेक्शन कैसे होता है, जैसे कि केवल संसद के सभी सदस्य मिलकर के इसको इलेक्ट करते हैं, साथ ही इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ क्या है या ओथ कौन दिलाता है, किसको ये रेजिग्नेशन देता है, ये सभी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट पर। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर पर, प्रधानमंत्री और साथ ही मंत्रिपरिषद पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। ओके, जिसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, करता कौन है, कैसे होता है, देन इसका ओथ है, फंक्शन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। ओके, रिलेशनशिप विथ प्रेसिडेंट है, इस पर भी काफी क्वेश्चन है, रिलेशनशिप विथ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 78 जो है उसको लेकर के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। ओके, देन जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके,
तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, यानी कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस अनुच्छेद में रखा गया है, उसकी शक्तियां किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है, इन सब को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। साथ ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, ओके, कैबिनेट पर अलग से क्वेश्चन है, कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट जो है जिसे कहा जाता है उस पर अलग से क्वेश्चन है। देन किचन कैबिनेट, ये सभी जो है अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मंत्री परिषद से। ओके, ध्यान रखना है कैबिनेट मिनिस्टर हिंदी वालों के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर का अर्थ है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल अलग है, मंत्रिपरिषद अलग है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही पार्ट है, भाग है। ओके, देन कैबिनेट कमेटीज क्या है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज, संवैधानिक कमेटीज की समितियों की बात नहीं कर रहा है। कैबिनेट कमेटीज या जो मिनिस्टीरियल कमेटीज होती हैं वो होती हैं। देन फीचर ऑफ कैबिनेट कमेटी, लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, टर्मिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्वेश्चन बनते हैं। पर यहाँ भी ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसके बहुत छोटे कई सारे पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर हम देखेंगे सब कुछ, कुछ छोड़ना नहीं है और सारा सिलेबस कवर करना है बिल्कुल सही से। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट हैं, सबको कवर करना है। ओके, देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। देन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ लोकसभा, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ राज्यसभा। देन ड्यूरेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस की जो है समय सीमा क्या है। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता कैसे मिलेगी। देन उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, दोनों ही हाउसेस के, इन सभी पर क्वेश्चन है। तो यहां इसको देखेंगे। साथ ही मीन्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, संसदीय कार्यवाही के साधन क्या क्या है, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस और बजट, दोनों से ही क्वेश्चन है और काफी क्वेश्चन है अलग अलग साल में। देन मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, स्टेटस ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इस पर फिर से ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर जो है संसदीय विशेषाधिकार, जो कि आर्टिकल 105 में 105 में बताया गया है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देन पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी कमेटीज हैं जिसे डिवाइड कर दिया गया है, फाइनेंशियल कमेटीज कौन सी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज कौन सी हैं, इन सभी को हमें देखना है। ठीक है, यानी जांच समिति, विभागीय समितियां, वित्तीय समितियां अलग अलग जो है, या सलाहकारी समितियां कौन कौन सी हैं। ओके, देन जो है पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री फोरम्स पर उतने अधिक क्वेश्चन नहीं है, पर हल्का सा इसे बिल्कुल जो है देखना है कि अलग अलग पार्लियामेंट जो संसद हैं अलग अलग देशों के, उनके जो है जब सदस्य आते हैं, और साथ ही भारत में भी जो पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उनके बारे में जानेंगे इसमें। देन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स क्या हैं, ग्रुप किस तरह के हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, पर ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फोरम्स से और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स से उतने क्वेश्चन नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी जो है क्योंकि सिलेबस में है तो बिल्कुल उसे देखना जो है जरूरी है। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और सीएपीएफ में इस पर क्वेश्चन भी बहुत अधिक हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कई किए जाते हैं, जैसे कि अगर हम देखें 2021 में यहाँ से 4 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन में से 4 जो है सुप्रीम कोर्ट से ही थे। ओके, यानी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ओनली। देन यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, कोर्ट प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, एंड पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, यानी कि शक्तियां और विशेषाधिकार, क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक समीक्षा धीरे धीरे जो है विकसित हुई है, इंडिया में डेवलप हुई है धीरे धीरे, अलग अलग जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ। ठीक है,
वैसे जो है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर पावर डेवलप हुई है, पावर धीरे धीरे बढ़ी ही है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा की, महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, किसमें शामिल है ये, जैसे आर्टिकल 13 में एंड आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, और जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है डिस्प्यूट उसी पर है, 9th शेड्यूल पर के न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को लेकर के ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स रही हैं। ओके, देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल क्या है, पीआईएल इंडिया में आया कब, कौन से वो जज थे जो पीआईएल लेकर आए, और इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इससे क्या हेल्प मिलती है लोगों को, पीपल को जो है क्या हेल्प मिली है पीआईएल से, ये सभी जो है आपके सिलेबस का हिस्सा या इस पर क्वेश्चन बनते हैं। पीआईएल सिलेबस में है, पर इस पर क्वेश्चन जो है कई तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पीआईएल से कम है। ओके, देन स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, राज्य की विधायिका क्या है, विधान मंडल क्या है। ओके, तो फॉर्मेशन देन जो है टेन्योर क्या है, बोथ दी हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जहां भी जो है 2 हाउस है, अदरवाइज जो है मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा ही है अधिकतर राज्यों में, केवल 6 ही स्टेट है, 6 स्टेट ही है जहां पर 2 हाउस हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर, सेशन क्या है, ठीक है, सत्र का कितने दिन का होता है, इन सभी पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। सेम जो है प्रिविलेज, जैसा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, संसदीय विशेषाधिकार है, उसी तरह से राज्य विधानमंडल को भी कुछ विशेष अधिकार, उसके सदस्यों को, समितियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, और ये सभी हमें देखना है। पर क्यों, अगर हम संसद पढ़ लेंगे तो लगभग वैसा ही है, तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि ये रिवीजन हो जाता है एक तरह से। जब हम दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं पार्लियामेंट पढ़ने के बाद, तो रिवीजन होता है आपका, ठीक है, तो ये आसान हो जाता है और जल्दी याद भी हो जाता है। ओके, देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट क्या है, स्वतंत्रताएं क्या मिली हुई हैं, साथ ही इसका ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार क्या है, और इसकी शक्तियां क्या हैं, किसकी, हाई कोर्ट की। ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। और हाई कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो इसके पावर, ज्यूरिसडिक्शन ये आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि आप रिपीट करेंगे। हाँ, हाई कोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, साथ ही पब्लिक कोर्ट क्या है, परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, विलेज कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, हर एक कोर्ट के बारे में हम बिल्कुल जो क्वेश्चन बनते हैं उतनी जो है हम जानकारी बिल्कुल हर एक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल जो है फैमिली कोर्ट या फिर अन्य जो है कि उसकी प्रोसीडिंग देख रहे हैं, कैसे निर्णय होता है, जैसी चीज़ें नहीं, पर जहाँ से क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो लॉ है, उसको बिल्कुल हम यहाँ जानेंगे। देन पंचायती राज या पंचायत। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज का विकास इंडिया में कैसे हुआ, भारत में कैसे हुआ, गांधी जी के इस पर विचार क्या हैं, और इसे कब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है, कब इसे जो है संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है, साथ ही जो है मैंडेटरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस क्या हैं, पेशा एक्ट क्या है जो 1996 में जो है शामिल किया गया, साथ ही फाइनेंशियल सोर्सेस क्या हैं पंचायती राज के, वित्तीय जो है राज्य के वित्तीय स्रोत क्या हैं, पंचायती राज के वित्तीय स्रोत क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है वो देखेंगे, साथ ही इसके इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के का कारण क्या है, यानी कि पंचायत ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये सभी जो है जहाँ से क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पंचायती राज की हिस्ट्री से हैं, पर फिर भी जो है बाकी सारी चीज़ें जैसे पेशा एक्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी किए गए हैं यूपीएससी में। ठीक है, देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पंचायत जो होती है वहाँ से भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बाद में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया 1992 में, और इसका भी थोड़ा सा इतिहास देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके,
देन संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। संवैधानिक गैर संवैधानिक निकायों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, साथ ही इसका जो है स्टेटस क्या है, सदस्य कितने होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, रिजाइन कैसे कर सकते हैं, हटाया कैसे जा सकता है, जैसे क्वेश्चन होते हैं। सेम कंडीशन जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी एंड एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, मेंबर्स अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, नियुक्त कैसे किए जाते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, साथ ही जो है इनका टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनके जो है कर्तव्य, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, यही सब क्वेश्चन है। ओके, तो इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान इसके लेकर के क्या है, इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, इसका अगर हम देखें तो इसका फंडामेंटल वर्क क्या है, इस क्या करता है ये, ठीक है। और भारत के फिर सीएजी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जो है, सीएजी का फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हर एक ध्यान रखना है पॉलिटी में कि हर एक को देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उससे रिलेटेड क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कोई भी कमीशन है, कोई कमेटी है, कुछ पढ़ रहे हो, सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है, क्या संविधान में है या नहीं, नहीं है तो किस तरह उसे बनाया गया, ठीक है। जैसे नीति आयोग है जो कि संविधान में नहीं है, उसे जो है कैसे बनाया गया, ठीक है, क्या उसे विधि के द्वारा लीगली जो है बनाया गया है या फिर वो एक आर्डर ही है, कोई एक आदेश से बनाया गया है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन को आपको देखना है। साथ ही उसमें कितने मेंबर्स हैं, मेंबर को अपॉइंट कैसे करते हैं किसी कमीशन में, कमेटी में या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है सभी में, कि कितने मेंबर हैं, कैसे उनको अपॉइंट करते हैं, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उसके अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं, कौन हटाएगा, कार्यकाल टेन्योर क्या है, इसी सब पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देन देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, इसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिजाइन, टेन्योर सब कुछ देखेंगे। जैसे कि ये तो एकदम सिंपल है, किस आर्टिकल में है, 76 में अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, सैलरी कौन देगा, जो भी प्रेसिडेंट चाहे, कब इसे हटा सकते हैं, जब प्रेसिडेंट चाहे, है कि नहीं। और इसके बाद इसका टेन्योर क्या है, टेन्योर जो है सही रूप में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना पद जो है ग्रहण करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो भी चाहे इसके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्थाएं हैं वो यही हैं, ठीक है। भारत के महाधिवक्ता के बजाय ये स्टेट में जो है एडवोकेट जनरल होते हैं, तो उनके बारे में भी जो है, साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी, एनसीएसटी एंड एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके साथ फिर से वही क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कितने मेंबर हैं, कौन अपॉइंट करता है, इनके काम क्या है, पावर्स क्या है, वर्क क्या है, यही क्वेश्चन यहाँ भी है। और ये तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि जैसे आप एक बार पढ़ना जो है अलग अलग कमीशन पढ़ना शुरू करेंगे, आपको लगेगा एक ही तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस कहीं मेंबर्स जो है थोड़े से चेंज हो जाएंगे, थोड़ी सी पावर बढ़ेगी घटेगी, यही सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम यही देखें तो आर्टिकल 338 में एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 338A में जो है 338A में एनसीएसटी है एंड 338B में एनसीबीसी है, और 338 में आर्टिकल 338 में एनसीएससी या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो आसानी से चीजें याद होती जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह जब हम सही से इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है बहुत आसानी से चीजें एकदम कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा, चीजें याद होती जाएंगी। जैसे ही आप जो है 2-3 बार रिवीजन करेंगे एकदम कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है, एकदम जो है माइंड में रहेगा। कोई जो है सोते हुए पूछेगा, मुंह से एकदम सही आंसर निकलने वाला है। नीति आयोग
भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। योजना आयोग जिसे हटा दिया गया है उसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन जो है ट्रिब्यूनल्स क्या है, न्यायाधिकरण क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है, साथ ही दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो ये सभी हम अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग जो है जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए ही बीच बीच में आते रहते हैं, उसे कवर करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टॉपिक लेकर पढ़ें। जब एक सब्जेक्ट, एक विषय को लेकर के पढ़ेंगे, एक पार्ट को, जैसे कि हम इलेक्शन पढ़ रहे हो तो चुनाव सुधार उसी का हिस्सा है, डेलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग उसी का हिस्सा है, राजनीतिक दल और दबाव समूह उसी का हिस्सा है। तो एक साथ उसको पढ़ते जाएंगे, उसको अलग अलग नहीं करेंगे कि आपको अलग से कंफ्यूजन हो, एकदम सिंपल रखेंगे कि आपको चीजें आसानी से याद हो जाएं। साथ ही मिसलेनियस कुछ ऐसी चीजें जो कि किसी एक जो है टॉपिक में नहीं रखी जा सकती, उसे विविध कहते हैं। जैसे कि करंट में कुछ ऐसे जो है मामले आ जाए, उसको अलग से देखेंगे। साथ ही जो है क्वेश्चन बनने की जहां संभावनाएं हो उसको अलग रखेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसी चीजें आ जाती हैं तो वो देखेंगे हम। और साथ में ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, पर ध्यान रखना है केवल सीएपीएफ के क्वेश्चन नहीं देखना। सीएपीएफ तो देखना ही है, प्लस जो है जो पिछले कम से कम 5 से 10 साल के सीडीएस, एनडीए और आईएएस के क्वेश्चन भी देखना है, जिससे कि आपको पता चले कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। और स्पेशली एग्जाम में जाने से पहले, जैसे इस बार आप एग्जाम में जा रहे हैं तो इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेना है, इस बार वाले और एक साल पहले वाले, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। साथ ही सीडीएस, एनडीए दोनों के क्वेश्चन देखने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीएपीएफ में भी, सीएपीएफ के क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए में भी, ठीक है। तो इसलिए जो है जो यूपीएससी के एग्जाम है उनके जो भी पेपर हैं सबको देख लेना है, और यूपीएससी की साइट पर मिल भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा खोजने के लिए, साइट पर आसानी से मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, बिल्कुल हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको कराएंगे ही, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लासेस चलने वाली है, आप जल्द ही जो है आप क्लासेस देखेंगे, और क्लासेस जो है सीएपीएफ के लिए स्पेशली जो है एकदम डेडिकेटेड क्लासेस चलने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है केआरके एकेडमी जो है, जो शेषाद्री जी हैं, पिछले 5-6 वर्षों से केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करते हैं, सीएपीएफ। तो बिल्कुल सीएपीएफ में जो है आपके सिलेक्शन के लिए केआरके एकेडमी बिल्कुल सहयोग करेगी, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी, बिल्कुल आपके जो है इस यात्रा में एक अच्छा जो है सहायता करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लासेस में आगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं, फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK Academy .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy .in करके वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK Academy का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है, डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK Academy करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है।
मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके हैं, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको ओटीपी एंटर करना है अभी। यस, ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई ओटीपी करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है, आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो पेपर 2 का फोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेस करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।